नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। तो एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा रहे पाकिस्तान के आईएसआई से जुड़े 6 आतंकवादियों को मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है, जिसमें से एक आतंकी जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया मुंबई के साइन इलाके का है। इस गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र सरकार सतर्क हो गई है। गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड ऑपरेटिव जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया के परिवार के सदस्यों से पूछताछ की है। समीर कालिया 12 सितंबर से घर से गायब था और 14 को उसकी गिरफ्तारी की बात सामने आई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच के मुताबिक शेख को मुंबई से दिल्ली जाने के दौरान ट्रेन में कोटा से गिरफ्तार किया गया। अभी भी समीर की पत्नी और बेटियों से मुंबई के धारावी पुलिस स्टेशन में पूछताछ जारी है। महाराष्ट्र एटीएस की टीम यह जानना चाहती है कि समीर मुंबई या महाराष्ट्र के कुछ अन्य इलाकों में कुछ अन्य लोगों के संपर्क में था या नहीं। सूत्रों के मुताबिक समीर की पत्नी ने पुलिस को बताया है कि समीर के आतंकी होने का उन्हें कभी शक नहीं हुआ। तो दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकवादियों को मंगलवार को अपनी हिरासत में लिया है, जिसमें से एक आतंकी जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया मुंबई के साइन इलाके का है। महाराष्ट्र के विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह गंभीर मामला है। देश और महाराष्ट्र के लिए यह एक खतरे की घंटी है। देखिए, बहुत गंभीर बात है। जिस प्रकार से देश के अंदर और विशेष रूप से मुंबई जैसी जगह आतंकवादियों का पकड़ा जाना ये खतरे की घंटी है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और ऐसे जो लोग घुसे हुए हैं आतंकवादी बनकर कहीं कहीं बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम ऐसी घटना नहीं होने देना चाहते। हमला करने वाले थे त्योहारों में, नहीं, बहुत ऐसे लोगों को बिल्कुल ख़त्म। वहीं दिल्ली पुलिस ने जिन आतंकियों को पकड़ा है उसमें से एक आतंकी जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया मुंबई के साइन इलाके का है। ऐसे में जिस तरह से वो लोगों के बीच रहता था, किसी को नहीं पता था कि वो एक आतंकी है। जान मोहम्मद शेख जिस इलाके में रहता था उसके घर के बाहर का जायजा लिया हमारे संवाददाता संतोष मोरे ने। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, उसके वजह से मुंबई में अनेक बार दहशतवादी हमले हुए। उसी में ही दिल्ली में कल एटीएस की तरफ से 6 आतंकवादियों को पकड़ा गया। राज्य के विविध भागों में से उन 6 आतंकवादियों को पकड़ा गया और उसमें से एक जान मोहम्मद, इनको ये धारावी के इस एरिया में रहने वाले हैं और ये एरिया में उनका वास्तव था। जहाँ पे जान मोहम्मद रहने वाले थे वो घर अभी फ़िलहाल में बंद है। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल, इन्होंने आला अधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई है जो मंत्रालय में अभी शुरू हो गई है। उसके बाद पूरे स्थिति का जायजा लिया जाएगा और उसी में जिस प्रकार से जान मोहम्मद को जिस ट्रैवल एजेंट ने टिकट दिलाया था, उस एजेंट को भी मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे भी अभी पूछताछ शुरू है। संतोष मोरे, न्यूज़ वन इंडिया, मुंबई। तो महाराष्ट्र हमेशा से ही आतंकियों के टारगेट पर रहा है। उसमें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सबसे पहला टारगेट रहा है। 26 से 11 का आतंकी हमला हो या फिर बम धमाके हो, मुंबई पर आतंकी खतरा हमेशा से ही मंडराता रहता है। लेकिन पिछले कुछ साल में महाराष्ट्र के अन्य जगहों से भी आतंकी कनेक्शन पाए गए हैं। नागपुर के डिगोरी में रहने वाले अफगान निवासी नूर मोहम्मद अजीज मोहम्मद की हाथों में हथियार लिए तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर देखी गई तो हड़कंप मच गया। इस आतंकी को नागपुर पुलिस ने कुछ महीनों पहले ही अफगानिस्तान को सौंप दिया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तालिबानी आतंकी नूर मोहम्मद पिछले 10 सालों से नागपुर में गैर कानूनी तरीके से रहता था और किसी को उसकी भनक तक नहीं थी। इससे स्थानीय प्रशासन और जांच एजेंसियों पर सवाल उठने लगे हैं। पिछले 10 साल से तालिबान का आतंकवादी नूर मोहम्मद अजीज, जो कि 10 साल से नागपुर के डिग्गो में रहता था, जहां पर बंदूक के साथ में सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद में पूरे भारत में, पूरे विश्व में हड़कंप मच गई। पिछले 10 साल से नूर मोहम्मद अजीज ये डिग्गो के नागपुर में रहता था, जहां पर नागपुर की
सुरक्षा एजेंसी स्थानिक पुलिस प्रशासन ने उसे अफगानिस्तान के हवाले कर दिया। अब ये सवाल उठता है कि जिस तरह से नूर मोहम्मद अजीज ये 10 साल से नागपुर में रहता था और जिसके तार अफगानिस्तान से जुड़े थे, क्या नागपुर की सुरक्षा एजेंसी पुलिस विभाग इस आतंकवादी के बारे में जानकारी क्यों नहीं जुटा सकी? तालिबानी आतंकियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद महाराष्ट्र भाजपा के नेता और पूर्व सांसद नीलेश राणे ने 17 अगस्त को एक ट्वीट के जरिए महाराष्ट्र सीएम को बताया था कि आतंकियों के स्लीपर सेल मुंबई में हो सकते हैं। ऐसी चर्चा है। मुंबई पर बढ़ते आतंकी खतरों के चलते एटीएस बनाया गया है, जो आईबी और रॉ जैसी नामचीन जांच एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन करता है। महाराष्ट्र पुलिस की ओर से आतंकी खतरे को लेकर जन जागृति के कई प्रयास किए जाते हैं, लेकिन फिर भी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आतंकी स्थानीय लोगों को ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे में जिम्मेदार नागरिक बनकर लोगों को अपने आसपास अगर कुछ भी संदिग्ध लगता है तो उसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को देनी चाहिए, जिससे आतंकियों के मंसूबे पूरे ना हो सके। महाराष्ट्र पुलिस की ओर से आतंकी खतरे को लेकर जन जागृति के कई प्रयास किए जाते हैं, लेकिन आतंकी गतिविधियों का अंजाम देने के लिए आतंकी स्थानीय नागरिकों को ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे में जिम्मेवार नागरिक बनकर अगर आपके आसपास कुछ भी संदिग्ध लगता है तो इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को देनी चाहिए, इससे आतंकियों के मंसूबे पूरे ना हो सके। पिछले 1.5 साल से पूरा देश कोरोना के संकट से लड़ रहा है, जिसके कारण पूरे सिस्टम पर काफी दबाव है। बावजूद उसके आतंकी अपनी गतिविधियों को स्थानीयों की मदद से अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ऐसे मौके पर हम सबको सतर्क रहकर प्रशासन की मदद करनी चाहिए। नागपुर से शैलेश ढोरे और मुंबई से ओमकार कातुरे की रिपोर्ट। तो दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकवादियों को मंगलवार को अपनी हिरासत में लिया है, जिसमें से एक आतंकी जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया मुंबई के साइन इलाके का रहने वाला है। इस मामले में आज धारावी पुलिस ने ट्रैवल एजेंट अजगर से भी पूछताछ की है। यह वही ट्रैवल एजेंट है जिसने जान मोहम्मद का टिकट बुक किया था। देश में आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुंबई के जान मोहम्मद को गोल्डन टेम्पल ट्रेन में यात्रा के दौरान गिरफ्तार किया है। इस मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने अब तक उस शख्स को हिरासत में लिया है जिसने जान मोहम्मद का मुंबई से दिल्ली के लिए टिकट बुक किया था। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द करने के बाद महाराष्ट्र सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई थी, जिसके बाद अब महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया है। आरक्षण के 50% के दायरे में रहकर ही ओबीसी आरक्षण देने के संदर्भ में महाराष्ट्र कैबिनेट ने फैसला लिया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन राज्यों ने ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में लिए गए फैसले के अनुरूप ही महाराष्ट्र सरकार ने भी फैसला लिया है। हमने कहा है कि आंध्र, तेलंगाना और दूसरे राज्यों में 50% आरक्षण रखते हुए उन्होंने ओबीसी को आरक्षण दिया है। एससी एसटी का जो है उनकी जितनी जनसंख्या है उसके मुताबिक ज़्यादा होगा, तो फिर ओबीसी का आरक्षण 1%, 4% कम भी हो सकता है। तो उसी तरह ये भी अध्यादेश निकाला जा रहा है और इसमें जो मैंने कहा कि ओबीसी के टोटल सीटों में जो है कुछ 10-12% कम होंगे, मगर 90% ओबीसी की सीटें जो है बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार की कोशिश अंडरस्टैंडिंग से ओबीसी के लोगों को ही टिकट दिया जाएगा चुनाव में। वो तो ठीक है, जहाँ ओबीसी के जो लोग थे वहाँ ओबीसी जो हमारे सारे जो है पॉलिटिकल पार्टीज है वो तो बोल रही है और हम भी बोल रहे हैं कि जहाँ ओबीसी की जगह है वह ओबीसी के उम्मीदवार को आपको खड़ा करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के मुंबई स्थित ऑफिस में इनकम टैक्स के अधिकारी जांच के लिए पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक सूद के ऑफिस में पड़ताल जारी है। बता दें कि सोनू सूद को हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए दिल्ली सरकार के अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। सोशल मीडिया में सवाल उठाया जा रहा है कि क्या यह रेड आपके साथ करीबी का ही परिणाम है। बता दें कि सोनू सूद हमेशा से राजनीति में जाने की बात को करते रहते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं की बैठक के बाद चर्चा थी कि सोनू सूद राजनीति में प्रवेश करेंगे।
तो एक बार आपको फिर से बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद जो काफ़ी चर्चा में रहे, दरअसल कोरोना काल में इन्होंने जिस तरीके से लोगों की मदद की, ऐसे में पूरे देश भर में सोनू सूद की चर्चा खूब रही। अब दिल्ली सरकार की तरफ से उन्हें, सोनू सूद को दिल्ली सरकार के अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है और कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई थी। हालांकि लोग ये बार बार सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके से सोनू सूद के दफ्तर में इस वक्त जांच चल रही है, क्या ये आम आदमी पार्टी के करीबी के कारण ये जांच हो रही है। हालांकि आपको हम अपडेट बता दें कि दरअसल सोनू सूद के ऑफिस में सूत्रों मुताबिक जो खबर मिल रही है उसमें ये कि इनकम टैक्स के अधिकारी जांच के लिए पहुंचे और लगातार वहां पर खंगाला जा रहा है। मुंबई स्थित ऑफिस में इनकम टैक्स के अधिकारी कई कागजात को खंगाले हैं। सूत्रों के मुताबिक सूद के ऑफिस में पड़ताल लगातार जारी है। बता दें कि सोनू सूद को हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए दिल्ली सरकार के अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। सोशल मीडिया में सवाल लगातार ये उठाया जा रहा है कि जो छापेमारी हुई है, जो जांच चल रही है, क्या आपके साथ करीबी का परिणाम है। गढ़चिरौली जिले के चामोर्शी तहसील में आने वाले राममोहनपुर गांव में करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल रामकृष्ण मानेंदो विश्वास नामक व्यक्ति अपने खेत में मछली पालता है और यहां से मछली चोरी ना हो इसलिए उन्होंने खेत में करंट की तार छोड़ दी थी। वहीं केंद्रीय नीति आयोग ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोरोना की रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों की प्रशंसा की है। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी बनाने के लिए भी महाराष्ट्र सरकार की प्रशंसा नीति आयोग के सदस्यों ने की है। नीति आयोग के सदस्यों ने एक उच्च स्तरीय दल ने मंगलवार को सह्याद्री गेस्ट हाउस में महाराष्ट्र सरकार के साथ एक बैठक की। बैठक में राज्य सरकार की ओर से आयोग को कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए गए कार्यों समेत 41 विकास परियोजनाओं की जानकारी दी। वहीं महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के मकसद से मुंबई पुलिस ने मंगलवार को हर थाने में निर्भया स्क्वाड लगाने का फैसला किया है। मुंबई पुलिस ने कहा कि शहर के हर थाने में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ बनाया जाए। इसमें कहा गया है कि हर थाने के मोबाइल 5 गश्ती वाहनों को निर्भया पाठक कहा जाए। निर्भया दस्ते में एक महिला पीएसआई या एएसआई रैंक की अधिकारी, एक महिला और एक पुरुष कांस्टेबल और एक ड्राइवर शामिल होगा। वह मुंबई के साकेनाका में महिला पर रेप के मामले पर अब राजनीति गरमा रही है। शिवसेना ने इस मामले को उत्तर प्रदेश से जोड़कर सीधे भाजपा पर निशाना साधा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि भाजपा ने सत्ताधारी शिवसेना पर अपने लेखनी के जरिए जोरदार पलटवार किया है। मुंबई साकेनाका रेप मामले में शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखे एडिटोरियल में आरोपी का उत्तर प्रदेश से कनेक्शन जोड़ते हुए बलात्कार के आरोपियों का जौनपुर पैटर्न नाम से जिक्र किया है। साकेनाका प्रकरण की जांच गहराई में जाकर करें तो मुंबई में जौनपुर पैटर्न ने कितनी गंदगी कर रखी है ये पता चल जाएगा कि बलात्कारी उत्तर प्रदेश के जौनपुर का कोई मोहन चौहान है। यही नहीं, सामना में महाराष्ट्र के कानून व्यवस्था की तुलना उत्तर प्रदेश से कर दी गई। शिवसेना ने महिला आयोग पर भी सवाल खड़े किए। यूपी के हाथरस में उस लड़की से बलात्कार करके मार डालने वालों को सत्ताधारियों का आश्रय था। आरोपियों को गिरफ्तार करने में आनाकानी की जा रही थी। उस पीड़ित लड़की का शव सरकार ने जल्दबाजी में जलाकर सबूत ही नष्ट कर दिया। हाथरस पीड़िता के शव के पास परिजनों तक किसी को पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। हाथरस प्रकरण में बलात्कार हुआ ही नहीं, ऐसा योगी की सरकार कह रही थी, जो कि आखिरकार झूठ साबित हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम साकेनाका मामले में जिस तत्परता से मुंबई पहुंची, वही तत्परता उसने हाथरस प्रकरण में नहीं दिखाई थी। रेप जैसे संवेदनशील मामलों पर हो रही सियासत से ऐसी घटनाओं की गंभीरता कम होती है। इस पर सत्ताधारी और विपक्ष को समझदारी दिखानी चाहिए, ऐसी अपेक्षा आम लोग कर रहे हैं। जो हमारा इन्वेस्टिगेशन और आरोपी का कन्फेशन है, उसके हिसाब से ये इनकी कोई पहली मुलाकात नहीं थी। इसके पहले 4-5 बार वो मिल चुके हैं और इनका कुछ लेन देन था जो बकाया था और ये विक्टिम महिला कुछ डिमांड कर रही थी, जो बकाया था उनका वो डिमांड कर रही थी और उसके ऊपर
इनका कुछ झगड़ा हो गया और उसी वक्त ये इंसिडेंट हुआ। सत्ता पक्ष शिवसेना के मुखपत्र सामना में साकिना का रेप मामले में उत्तर प्रदेश कनेक्शन से जोड़ने के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी ने भी नाराजगी जताई है। राजनीति करना हर चीज में बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे उत्तर प्रदेश वो जगह है जहाँ देवी देवताओं का जन्म हुआ, जहाँ गंगा जमुना बहती है, जहाँ मथुरा, काशी और अयोध्या है। उस सरजमीन को आप इस तरह बदनाम करते हो। साकिना का में जो घटना हुई वो मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए शर्मनाक बात है और एक अंदर महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर का क्या स्थिति है यह इस घटना से विदित होता है। अभी तो सरकार को हमारी मांग है कि बार बार इसी तरह की घटना घटती है तो इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन इसी तरह की घटना न घटे इसलिए एक्शन प्लान तुरंत राज्य सरकार ने लोगों के सामने लाना चाहिए। अगर यह घटना रोकी नहीं तो भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पे तीव्र आंदोलन करेगी। इस मामले को लेकर हो रही सियासत पर महाराष्ट्र सरकार के सहयोगी दल राष्ट्रवादी कांग्रेस ने विवाद से दूरी बना ली है। जो बलात्कार की घटना सामने आई उसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया, चार्जशीट दाखिल की जाएगी और सरकार फास्ट ट्रैक में मुकदमा चला के शिक्षा मिले इसका प्रयास करेगी। किसी भी आरोपी को उसके जात, धर्म, भाषा, प्रांत के नाम से नहीं देखना चाहिए। गुनहगार गुनहगार होता है। गुनहगार की जात, धर्म, भाषा, प्रांत देखकर उंगली उठाना उचित नहीं है। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव अगले साल होने हैं, जिसमें उत्तर भारतीय मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। ऐसे में साकिना का रेप मामले के बाद फिर एक बार उत्तर भारतीयों को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति तेज हो गई है। साकिना का रेप केस में जिस प्रकार का शिवसेना का बयान आने के बाद राज्य में राजनीति की घमासान शुरू हो गई है। जिस तरह का आगामी कुछ दिनों में यूपी में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके मद्देनज़र जिस प्रकार का बयान शिवसेना के मुखपत्र सामना में आने के बाद शिवसेना के सत्ते में रहने वाली पार्टियां भी इस बयान से पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इसीलिए आने वाले समय में जिस प्रकार की राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है उस पर से शिवसेना अपना बचाव किस तरह से कर सकती है ये बात देखने वाली होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ संतोष मौर्य, न्यूज़ 1 इंडिया, मुंबई। वहीं कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना से संक्रमित होने के मामले सामने आ रहे हैं। इसे लेकर बीएमसी स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन में बताया गया है कि मुंबई में अभी तक सिंगल और डबल डोज लेने के बाद लगभग 24,000 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इनमें सिंगल डोज लेने वालों के संक्रमण होने की संख्या सबसे अधिक बताई जाती है। वह कोविड के शुरुआती दौर में कोरोना हॉटस्पॉट रहे वर्ली और धारावी अब डेंगू के हॉटस्पॉट बन गए हैं। भायखला और दादर का भी यही हाल है। पिछले 12 दिन में डेंगू के 85 मरीज मिले हैं। इनमें से अधिकतर इन्हीं इलाकों से हैं। वर्ली में डेंगू और मलेरिया के मच्छरों को मारने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुणे की एक अदालत ने आज डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में 5 लोगों को आरोप तय कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। सभी 5 आरोपियों ने इस बार अदालत में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया। वीरेंद्र सिंह तावड़े, सचिन अंदुरे, शरद कालकाकर और विक्रम भावे पर हत्या की साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया है। वहीं गणपति उत्सव के 5वें दिन में मुंबई में समुद्र, नदियों, झीलों और अन्य जल निकायों में देवी गौरी की 5,953 प्रतिमाओं समेत कुल 66,299 प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। महानगर पालिका के अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि मंगलवार को विसर्जन के 5वें दिन कोई अप्रिय घटना दर्ज नहीं की गई। कोविड-19 महामारी के फैलने से रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों के कारण 10 दिन तक चलने वाला गणेश उत्सव लगातार दूसरे साल सादगी से मनाया जा रहा है।
आगे बढ़ते हैं। कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक इन दिनों गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता के साथ अनबन की खबरों के चलते सुर्खियों में हैं। कृष्णा अभिषेक ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि मैं मामा मामी से माफ़ी मांगना चाहता हूं। ये दुश्मनी मुझे परेशान करती है। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं, वो मेरे पेरेंट्स जैसे हैं। कृष्णा और उनके मामा मामी के बीच 3 साल पहले किसी बात पर मनमुटाव हो गया था, जो अब भी जारी है। पिछले दिनों जब गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता द कपिल शर्मा शो में मेहमान बने तो कृष्णा उस एपिसोड की शूटिंग में नहीं पहुंचे। इसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि सुनीता ने कह दिया कि वो दोबारा कृष्णा की कभी शक्ल नहीं देखना चाहती है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है में नैतिक के किरदार में पॉपुलर हुए करण मेहरा पर उनकी पत्नी निशा रावल ने कुछ महीनों पहले घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे। इसके बाद दोनों अलग अलग रह रहे हैं। दोनों का एक काविश नाम का बेटा है जो निशा के पास ही रह रहा है। एक इंटरव्यू में करण ने बेटे से 100 दिन से भी ज़्यादा समय तक नहीं मिल पाने का दर्द जाहिर किया है, यानी कि दर्द जाहिर किया है। करण ने कहा कि 3 महीने से ज़्यादा हो गए और मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। मामला अभी कोर्ट में है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और इसी के साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।